गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई हैं। आप सभी को मन लगा करके पढ़ना है और अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। मुझे विश्वास है कि आप मन लगा करके पढ़ोगे और अपने नोट्स तैयार करोगे और पेपर की तैयारी शुरू करोगे। हम आज आपको एग्रोनॉमी के बारे में जानकारी देंगे। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन कई हैं और आप चाहो तो इन डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हो। मैं बड़े आराम से आपको लिखवाना चाहूँगा कि आप लिख लो और याद कर लो। फर्स्ट डेफिनेशन डॉक्टर N.K. अनंत राव के अनुसार एग्रोनॉमी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सेकंड डेफिनेशन डॉक्टर रजत डे के अनुसार एग्रोनॉमी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। थर्ड डेफिनेशन एग्रोनॉमी इज़ द ब्रांच of agriculture that treats the principles and practices of crops production and field management। थर्ड हो गई। अब फोर्थ डेफिनेशन लिखिए। Study of the management of land and scientific production of crop is called agronomy। कुछ डेफिनेशन आप हिंदी में भी याद कर सकते हो। फर्स्ट, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक। सेकंड, सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों एवं क्रियाओं से संबंध रखती है। ठीक। अब इसके बाद स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर सस्य विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न एक प्रमुख आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है, जिसकी पूर्ति खाद्यान्न फसलों को उगाकर ही पूरी की जा सकती है। इस समस्या का समाधान दो विधियों से ही किया जा सकता है। वो दो विधि कौन सी है? पहली, खेत के अंदर भूमि बढ़ाई जाए जिससे उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, लेकिन भूमि हमारे पास सीमित है। यह तरीका अन्य समस्या का समाधान अधिक समय तक नहीं कर सकता।
सेकंड, दूसरा तरीका, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सघन कृषि इंटेंसिव मल्टीपल क्रॉपिंग द्वारा अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जाए, जिसे लंबवत वृद्धि वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। मल्टीपल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी तरह से हम फसल को भी मल्टीपल तरीके से उगा सकते हैं। एक फसल नीचे, उसके ऊपर दूसरी फसल, तीसरी फसल, इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद्यान्न अन्य समस्या का समाधान इसी विधि से संभव है। इसके अतिरिक्त सस्य विज्ञान के क्षेत्र निम्न प्रकार से हम समझा सकते हैं या बता सकते हैं। नंबर 1, खाद्यान्न की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति भोजन की व्यवस्था, पेट पूजा के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सघन कृषि मल्टीपल क्रॉपिंग द्वारा ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों में उन्नति की ओर अपना देश बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न समस्या को हम लोगों ने हल कर लिया है। इस समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहनी फसलें आदि को उगाकर किया है। सेकंड हमारा आता है वस्त्र समस्या का समाधान, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ। मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें कपड़ा दूसरे नंबर पर आता है, जिसका समाधान हम रेशे वाली फसलें जैसे जूट, कपास, सनई आदि उगाकर कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। इंसान के लिए तो हो गई व्यवस्था, लेकिन इंसान के साथ जानवर भी महत्व रखता है, क्योंकि बिना पशु के मनुष्य अधूरा है। उसे दूध नहीं मिलेगा, दही मीठा नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, तो खाद्यान्न समस्या में कमी आ जाएगी। मनुष्य के प्रोटीन की, अन्य प्रोटीन व फैट या आवश्यकता होती है, इसलिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर फॉर एनिमल। आधुनिक युग में भी देश पशुओं पर निर्भर है। मशीनी उपकरण का युग होने के बावजूद भी हमारे देश में अभी तक इसका प्रचलन नहीं हो पा रहा है।
अतः पशुओं के पालन पोषण के लिए चारे की व्यवस्था पूरे वर्ष उपलब्ध कराने के लिए सघन कृषि मल्टीपल क्रॉपिंग द्वारा ही संभव है। इसके अलावा पशुपालन देश में चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग के लिए भी किया जाता है। इसलिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी सस्य विज्ञान द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट हमारा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। कृषि आधारित उद्योग धंधे जैसे चीनी, कपड़ा, तेल, चमड़ा आदि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि एवं कृषि पदार्थ द्वारा ही सुनिश्चित होती है। किसी भी देश का विकास कृषि आधारित उद्योग धंधों द्वारा ही होता है। जिन देशों में कच्चे माल की पूर्ति विदेशों से आयात करके की जाती है, वहाँ पर यह उद्योग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। अतः हम कह सकते हैं कि देश की उन्नति विकास शस्य उत्पादन पर ही आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होना आवश्यक है। फसल उत्पादन द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि होने के साथ कृषि उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न कर मतलब टैक्स, जैसे मालगुजारी, प्रोडक्शन टैक्स, इनकम टैक्स, सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स, जो गांव के अंदर बम्बा होते हैं, नहर होती है, जो किसान वहाँ से पानी अपने खेतों में ले जाता है, उनको टैक्स देना होता है, वो वाले टैक्स होते हैं। सिंचाई कर आदि टैक्स से स्टेट मतलब प्रदेश, केंद्रीय सेंट्रल सरकार को आय इनकम प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ फसलें जैसे तंबाकू, जूट, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि के एक्सपोर्ट करने से देश को अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को विदेश में भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, आयात करेंगे, तो वहाँ से हमें जो इनकम होगी वो राष्ट्रीय आय में अपना बहुत बड़ा योगदान करती है। देश में 70% एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, भेजना शस्य पदार्थों का ही होता है। नेक्स्ट, जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन लाइफ। शस्य उत्पादन से मनुष्य की इनकम बढ़ती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से मनुष्य की आय बढ़ती है, जो उनके रहन सहन के
स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार देश में जनता का रहन सहन का स्तर बढ़ता है। जहाँ जो प्रदेश अच्छे खुशहाल हैं, जहाँ किसान, वहाँ की रहन सहन, उठना बैठना, गाड़ी घोड़े और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अधिक यूज होती हैं। आप सभी ने देखा होगा, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, अब तो यूपी में भी तरक्की होने लगी है। इस तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट है मृदा उर्वरता में वृद्धि, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। वैज्ञानिक विधि से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति की वृद्धि करते हैं। जैसे फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, दाल वाली फसलें उगाकर हम बीच बीच में भूमि की उर्वरता को बढ़ाए रखते हैं। इसके अलावा मृदा में जीवांश पदार्थ, मृदा क्षारीयता, मृदा संरचना व मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को सुरक्षित करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेरोज़गारी का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सस्य विज्ञान मनुष्य को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। परोक्ष रूप से उन मनुष्यों को जो सस्य उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे कृषक व कृषि श्रमिक, व अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले लोग, जैसे बढ़ई, लोहार, कृषि उपज के व्यापारी आदि। इस तरह से कृषि शस्य क्रम में इस तरह से लोग वाग जुड़े हुए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। फसलों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर। फसलों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कभी कभी एक ही पौधा फसल उगाने के उद्देश्य से अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ प्रमुख प्रकार के वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के वर्गीकरण को सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इसके निम्न प्रमुख वर्ग हैं। नंबर एक, अन्न मतलब सीरियल संबंधी फसलें। इस वर्ग में गेहूँ, धान, जौ, जई के अतिरिक्त कुछ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का तथा छोटे अनाज जैसे कौंदा, सांवा, महुआ, कुटकी आदि फसलें आते हैं। सेकंड है हमारा
दलहनी फसलें, पल्स क्रॉप्स। इस वर्ग के सभी पौधे प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इन फसलों के बीजों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर आदि फसलें आती हैं। नेक्स्ट हमारा तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स। इस वर्ग में वो फसलें आती हैं जिनके बीजों से तेल प्राप्त होता है। इसमें सरसों, अलसी, तोरिया, राई, अंडी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी आदि फसलें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चारे की फसलें, फॉरेज क्रॉप्स। इस वर्ग में वह फसलें आती हैं जो पशुओं के खिलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन फसलों को पशु हरे व सूखे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे बरसीम, रिजका, ग्वार, लोबिया, ज्वार, नेपियर घास, बाजरा, जई आदि फसलें। इसके बाद हम रेशे वाली फसलों को लेते हैं। रेशे वाली फसलें आती हैं, फाइबर क्रॉप्स। इस वर्ग की फसलों के रेशों से कपड़ा, बोरे, दरी, रस्सी आदि को बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें कपास, जूट, पटसन, सनई, अलसी, तिल आदि फसलें प्रयोग में आती हैं। नेक्स्ट इसके बाद शर्करा फसलें, शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स इस वर्ग में वे फसलें आती हैं जिनके रस से प्रोसेसिंग करके चीनी, गुड़ आदि तैयार करते हैं। इन फसलों में गन्ना एवं चुकंदर आदि फसलों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जड़ तथा तना की फसलें, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। इस वर्ग में प्रमुख रूप से मूली, गाजर, शलजम, आलू, शकरकंद आदि फसलें आती हैं, जिनकी जड़ों व कंदों का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद मसाले की फसलें, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइस क्रॉप्स। इस वर्ग में जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया, हल्दी, इलायची, मिर्च, अदरक, लहसुन, पुदीना आदि फसलों को लिया जाता है। नेक्स्ट है उद्दीपक फसलें, स्टिमुलेंट क्रॉप्स। इसमें हम चाय, ये उत्तेजक फसलें होती है, जैसे चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, पोस्ता फसल आदि इसके अंतर्गत रखते हैं। इनके प्रयोग से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। नेक्स्ट औषधि फसलें, मेडिसिनल क्रॉप्स। इस वर्ग में हल्दी, अदरक,
अजवाइन, पुदीना आदि फसलें आती हैं जिसका उपयोग औषधियों के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं हरी खाद की फसलें, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। हरी खाद की फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि के लिए उगाई जाती हैं। इन फसलों में हम ढैंचा, सनई, मूंग, लोबिया आदि का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है सब्जी वाली फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें टमाटर, आलू, बैंगन, तोरई, भिंडी, लौकी, करेला, सेम, अरबी, ग्वार को हम लोग दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, खुर्ती की फली जो कहते हैं ग्वार को, और इंग्लिश में इसको हम क्लस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं। ये पेपर में आ जाता है कि इंग्लिश नेम ग्वार का क्या है, क्लस्टर बीन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, चुकंदर, चौलाई, प्याज, ये आप सब जानते ही हैं। ये सब्जी वाली फसलें हैं जिसका प्रयोग सब्जियों के लिए किया जाता है। फल वाले फसलें, फ्रूट्स क्रॉप। इस वर्ग में खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सिंघाड़ा, सेंधा आदि को रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही, और अगले वीडियो जब भेजेंगे तो उसमें ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, सीजनल क्लासिफिकेशन के आधार पर कुछ बातें समझाएंगे। धन्यवाद।